वेलकम स्टूडेंट, एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे इस वीडियो में हम क्लास 7th की एसएसटी की बात करेंगे। देखिए, हमने पाठ संख्या 9 पूरा कर लिया था। आज नए लेसन की शुरुआत करते हैं। पाठ 10 की शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का ये पाठ महत्वपूर्ण पाठ है और ध्यान से आपको इसको समझना है। हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर इस पाठ का नाम है आपका 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन की बात करेंगे हम। ठीक है, कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में नए नए राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ, गठन हुए, उनकी हम बात करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पाठ का नाम मैंने बता दिया है। देखिए, उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी शताब्दी में कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक गठनों का निर्माण हुआ है। मानचित्र आपको देखना है एक। देखिए, भारत का मानचित्र, और इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये जो सीमा दिखाई दे रही है आपको बिंदु बिंदु वाली, ये मुगल की बाहरी की सीमा है। मतलब ये मुगल तक, यहाँ का इनका अंडर तक मुगल था, इधर इधर मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमा है वो यहाँ तक है, ये पॉइंट वाली। 1700 ईस्वी के लमसम 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, तो ये तो मुगल वंश है। हम बात करेंगे मुगल वंश की, हमने बात भी की है। बात करें कि यहाँ पर पानीपत, इधर दिल्ली, और यहाँ जो भरतपुर है, यहाँ जो साम्राज्य था वो जाट साम्राज्य। लाहौर और पंजाब के यहाँ जो सिख साम्राज्य था, गुजरात यहाँ है। और मराठा जो प्रदेश है वो यहाँ पर है इतना। ये जो प्रदेश है वो मालवा है। अवध, लखनऊ के पास में अवध ये है। मुर्शिदाबाद जो बंगाल क्षेत्र है वो यहाँ पर है। हैदराबाद जो साम्राज्य है वो यहाँ पर है। तो ये महत्वपूर्ण साम्राज्य हैं। हम उनकी विस्तार से बात करेंगे, किस प्रकार से उनका उदय हुआ है। तो जो 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ, हमने उनकी बात कर ली कि सिख, जाट, अवध, मालवा, बंगाल और हैदराबाद और मराठा और गुजरात की हमने बात की है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भारत के अंदर अंग्रेज आए, और अंग्रेज आने के साथ साथ में भारत में नए राजनीतिक संगठन या गठन का निर्माण हुआ, ये भी ध्यान रखना है आपको। और समय साथ साथ में जो शुरुआत में जो राजनीतिक गठन हुआ वो छोटे स्तर पर हुए। ठीक है, और समय साथ में फिर वो बड़े स्तर पर राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुग़ल जो वंश है वो एक तरह से ख़त्म हो गया। मुग़ल वंश एक तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया था औरंगजेब की मृत्यु के साथ में, अगर हम देखें तो। क्योंकि 1526 से भारत में मुग़ल वंश की स्थापना होती है। 1707 तक औरंगजेब रहता है। इसके बाद भी मुग़ल बादशाह रहे, लेकिन उनका कोई शासन है वो खास नहीं चला। अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों की नीतियाँ चलती थी। और जब 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, तो उसमें कुछ नए राजनीतिक संगठन उभर कर आए, उनकी बात करेंगे। बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य किस प्रकार से उस समय था। मुग़ल
साम्राज्य और परवर्ती यानी बाद में मुगलों पर किस प्रकार संकट पैदा हुआ, मुगलों के लिए नए नए संकट बने, उनकी हम बात करेंगे। संकट की स्थिति, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की जो स्थिति पैदा हुई है उसकी बात करेंगे। वैसे हमने पाठ संख्या 4 में अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि जो बादशाह औरंगजेब हैं उसने दक्षिण भारत के अंदर 1679 के अंदर बड़ी बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के कारण उसने अनेक वित्तीय संसाधनों का अधिक खर्च किया। तो एक तो ये हो गया कि खर्चे भी काफ़ी बढ़ गए थे, खर्चे होते जा रहे थे। और औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी बने उसके समय जो प्रशासन व्यवस्था है वो उसमें जो कार्यकुशलता में नज़र नहीं आती है, एक सही ढंग से नेतृत्व और सही ढंग से प्रशासन व्यवस्था नहीं चल पाती है। तो ये भी कार्य है मुगल साम्राज्य के ख़त्म होने का, ठीक है। और जो मनसबदारों के जो शक्तिशाली वर्ग हैं उनका धीरे धीरे बस बढ़ता जा रहा था, उनकी शक्ति केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गई थी। और सूबेदार के रूप में जो जितने भी लोग थे, जितने भी अभिजात थे सूबेदार के रूप में, अक्सर वो राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यकालों पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। तो जो सूबेदार हैं उन पर उनका नियंत्रण था सरकार के या राज्य का राजस्व पर और सैन्य प्रशासन पर। अब इससे ये हुआ कि जो मुगल साम्राज्य है उसके जो विशाल क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियों में मिल गए। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपनी अपनी राजधानी बनाई, अलग अलग हो गए, तो राजस्व में कमी आई और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो कमज़ोर होती गई। खैर ये तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 18वीं शताब्दी का जो मध्य ब्रिटिश क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। तो एक मानचित्र आपको ये देखना है। देखिए हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के समय जो अंग्रेज है उनके प्रमुख अलग अलग किस जगह पर केंद्र थे हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मानचित्र में आप देखेंगे, देखिए अगर आपको दक्षिण भारत में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पांडुचेरी है, ब्रिटिश इलाका है, मद्रास यहाँ पर था। ये जो क्षेत्र है वो उस समय 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। ये उत्तरी सरकार मतलब तट है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। और ये बंगाल का जो भाग है लगभग ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, बिहार वो इसमें शामिल है, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो हमने बात की है कि अंग्रेज़ों के साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो ये प्रदेश आपको याद करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो साम्राज्य है त्रावणकोर, फिर मैसूर, फिर आरकोट, ये कर्नाटक जो प्रदेश है, कावेरी नदी उस समय का, कृष्णा नदी, गोदावरी, नर्मदा नदी, गंगा, यमुना और सतलुज या सतलज सिंध नदी यहाँ ऊपर, अरब सागर ये हो गया। और इधर है द्वीप कह सकते हैं, दमन द्वीप का क्षेत्र ये है। ब्रिटिश मुंबई उस समय था, सूरत यहाँ पर, पूना यहाँ पर, मराठा प्रदेश यहाँ पर है, बड़ौदा सिंध यहाँ पर हो गया। मछलीपट्टनम की बात की, हम राजमुंद्री की हमने बात की है, हैदराबाद का जो साम्राज्य है वो इसमें शामिल है। यह 18वीं शताब्दी के समय की कंडीशन है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आगे हम बात करते हैं। पहले तो हमने समझा कि किस प्रकार मुगल में जो साम्राज्य में सूबेदार थे वो अलग अलग स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं और अलग अलग प्रांतों के रूप में अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। और अपने स्वतंत्र करने की वजह से राजस्व में कमी आती है। और औरंगजेब ने पहले काफ़ी युद्ध लड़े साम्राज्यवादी नीति की वजह से, तो काफ़ी धन खर्च हो गया था। अब उत्तरी और पश्चिमी भारत के अंदर अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों ने विद्रोह और कृषक आंदोलन के अलग अलग समस्याओं की वजह से और भी मुगल के सामने समस्याएं उत्पन्न होने लगी।
कभी कभी ये जो विद्रोह हैं वो कर ज़्यादा होने की वजह से होते थे, ठीक है। और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें भी थी कि स्थानीय सरदार है वो इकट्ठा करके इस प्रकार के मुगलों का विरोध करते थे ताकि अपनी शक्तिशाली स्थिति मजबूत हो सके। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी है। कहते हैं मुगल सत्ता को चुनौती देने वाले जो विद्रोही समूह है उन्होंने भी चुनौती दी है, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया है। जो देश के अंदर उस समय जो आर्थिक संसाधन थे उसका जो उपयोग है वो अपनी स्थिति सुधारने में लोग करते थे। और इसके अलावा अगर हम ये देखें तो धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों के हाथ में जा रही थी। स्थानीय जो जमींदार है उनके हाथ में जा रही थी। मुगलों की जो भी राजनीतिक आर्थिक सत्ता है वो उस समय जो सूबेदार हैं उनके हाथ में जा रही थी, वो अपने हाथ में ले रहे थे। स्थानीय जो जमींदार हैं वो अपने हाथ में ले रहे थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य अलग अलग रूपों में बढ़ जाता है, इसकी शक्ति कम हो जाती है। औरंगजेब के बाद भी जो भी बादशाह बने वो इस प्रकार के अपने प्राण जाते हुए सूबेदारों के अपने हाथ में लेते हुए उनको रोक नहीं सके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के जो शासक है जिनका नाम है नादिर शाह, ईरान के शासक, इसी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच में ईरान के नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया और संपूर्ण नगर को लूट करके वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में धन दौलत लेकर चला गया। तो आक्रमण भी क्या नादिर शाह ने, जो पहले से मुगलों की कंडीशन खराब थी आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक तो अधिक धन दौलत खर्च हो गए थे, राजस्व नहीं मिल रहा था, और राजनीतिक रूप से देखें तो अलग अलग जमींदार है सूबेदार अलग हो रहे थे। इसी कंडीशन के बीच में नादिर शाह जो ईरान का शासक था उसने 1739 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, यहाँ से धन लूटा और अपने साथ में लेकर गया। लेकिन यहाँ तक अभी आक्रमण रुके नहीं है। ईरान के जो शासक नादिर शाह के बाद में अफगान के जो शासक हैं जिनका नाम है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इसने भी आक्रमण किए, लंबे समय तक आक्रमण किए। और इसने लगभग हम देखें आक्रमण की तो 1748 से 1761 के बीच में लगभग 5 बार आक्रमण किए भारत पर लूटने के लिए। तो पहले तो नादिर शाह ने लूटा और उससे पहले हालत ख़राब हो गई मुग़ल साम्राज्य की, क्योंकि राजस्व नहीं मिल रहा था। सूबेदार और जमींदार अपने स्थानीय प्रांतों को अलग कर दिए और इधर आक्रमण करके नादिर शाह लूट कर चला गया 1739 के अंदर। 1748 से 61 तक अफगान के शासक अब्दाली अहमद शाह ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत के उत्तरी भाग में लूट मचाई इन दोनों ने आक्रमणकारियों ने। अब साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था और अभिजातों के जो अलग अलग समूह थे, जो मन सूबेदार जिनको मिले हुए थे, उन अलग अलग समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता या आपस में जो लड़ाइयाँ हैं वो और भी मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर बना दी थी। इसके अलावा बात करें कि ये जो अभिजात थे वो 2 बड़े गुटों में बढ़ गए थे। एक तो ईरानी भाग अलग हो गया, एक तुरानी भाग अलग हो गया, मतलब तुर्की और जो लोग हैं वो अलग हो गए और ईरानी लोग अलग हो गए। काफ़ी समय तक बाद के जो मुग़ल बादशाह हैं उनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। ईरानी समूह अलग बन गया और तुरानी या तुर्की वाले अलग बन गए। अधिकतर जो मुग़ल बादशाह उनके अंडर में रहने पड़ते थे, कभी इनकी कठपुतली तो कभी इनकी कठपुतली बनते थे। बड़ी अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई मुग़लों की। और जब 2 मुग़ल बादशाह, जिनका नाम ज़रूर आप याद कर सकते हो, 2 मुग़ल बादशाह की हम बात करेंगे। एक तो नाम है फ़र्रुखसियर की, जो 1713 से 1719 तक था। उसके बाद था आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 तक था। इनकी हत्या तक कर दी गई मुग़ल बादशाहों की, इन्हीं कठपुतली की वजह से।
अपमानजनक स्थिति हो गई ईरानी और तुरानी स्थितियों की वजह से। ठीक है, तो फर्रुखसियर और आलमगीर सेकंड की हत्या तक हो गई थी, और दो अन्य जो बादशाह हैं अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, उनके जो अभिजात हैं इन्होंने उनको अंधा भी कर दिया था। तो एक का जो मैंने नाम बताया है वो बताया आपको अहमद शाह, मुग़ल बादशाह की बात कर रहे हैं हम। अहमद शाह, इनका शासनकाल अगर हम देखें तो 1748 से 1754, आलमगीरी सेकंड से जस्ट पहले थे। इसके अलावा जो आलम सेकंड है, इनकी आंखें तक फोड़ दी, इनको अंधा तक कर लिया, इनके अभिजात लोग, इनके नीचे जो काम करने वाले हैं उन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का जो अंत है या उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही थी। बात करेंगे नए राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ। नए राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी में नए नए राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, हम उसकी बात करेंगे। तो मुग़ल साम्राज्यों की जो सत्ता है उसके पतन के साथ साथ में बड़े बड़े सूबेदार, बड़े बड़े प्रांत के जो सूबेदार है या जो जमींदार है, उन्होंने महाद्वीप के अलग अलग भागों पर अपनी शक्ति प्रबल बना दी। जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो रही थी तो जो बड़े सूबेदार हैं, बड़े बड़े जो जमींदार हैं, उन्होंने देश के बड़े भूभाग पर, बड़े बड़े प्रांतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। और 18वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे अलग अलग स्वतंत्र रूप से बढ़ रहा था। स्वतंत्र रूप से अलग अलग हम देखें तो स्वतंत्र रूप से अलग अलग क्षेत्रीय भागों में बंटकर अलग अलग टुकड़े हो रहे थे और अलग अलग समूह में बंट गया था। अगर हम समूह की बात करें तो अवध बन गया, एक बंगाल समूह अलग हो गया, एक हैदराबाद अलग हो गया। इस प्रकार से समूह अलग हो गए। कब? जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया था, उसकी सत्ता क्षीण हो गई, कम पड़ गई। तो किस प्रकार से एक हम देखें तो 3 बड़े साम्राज्य अलग हो गए। ये काफ़ी हद तक शक्तिशाली भी थे और स्वतंत्र रूप से थे। बस अगर हम देखें तो मुग़ल बादशाहों से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े, बस संबंध बनाए रखे। ये जो अलग अलग स्वतंत्र रियासतें बनी हैं, अवध और बंगाल और हैदराबाद जो बने हैं, मुग़ल से उन्होंने संबंध रखे औपचारिक रूप से, लेकिन अधिकतर अपना काम जो है खुद ही अपनी इच्छा से करते थे। तो अलग अलग समूह बढ़ गए। अगर बात करें तो ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, उनमें कई राजपूत नरेश भी शामिल थे। तो जो हम देखें तो ऐसे कुछ जागीरें थी जो पहले मुग़लों के अंडर में थी, तो वो भी अलग हो गई। जैसे राजपूतों की जो जागीरें हैं वो भी अलग हो गई। और तीसरे श्रेणी में देखें तो जो मराठा, सिख और जो जाट हैं वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद में मुग़ल से स्वतंत्रता छीन ली। तो तीसरी बात है कि मराठा और इसके अलावा जो सिख हैं या जो जाट हैं, इन्होंने भी मुग़लों का विरोध करके अपनी आपको अलग कर दिया, स्वतंत्र हो गए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 3 प्रकार से मुग़लों की कंडीशन ख़राब हुई, उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं पुराने मुग़ल प्रांत की। पुराने मुग़ल प्रांत की बात करते हैं। तो पुराने मुग़ल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 प्रमुख राज्य थे कि जो पुराने मुग़ल प्रांत थे उनके अलग अलग जो उत्तराधिकारी के रूप में जो 3 चीज़ें बनी हैं, 3 प्रमुख राज्य बने हैं। एक तो अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, और ये तीनों ही राज्य उच्च मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। जो मुग़ल के जो बड़े अभिजात वर्ग के लोग थे, सामंत लोग थे, उच्च मुग़ल सामंत, उनके द्वारा ये अलग अलग राज्य स्थापित किए गए।
इन तीनों राज्यों के जो संस्थापक हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर इनके संस्थापक की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवध जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की। तो अवध जो साम्राज्य है, अवध जो राज्य है, उसकी स्थापना शहादत खान ने की। शहादत खान ने अवध की स्थापना की। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल की मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना कर ली। और अगर देखें तो हैदराबाद की स्थापना किसने की। तो हैदराबाद की ध्यान रखना है कि आसफ जहाँ ने स्थापना की। आसफ जहाँ ने। ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है कि अवध की स्थापना किसने की, बंगाल की किसने की और हैदराबाद की किसने की। अवध की है शहादत खान ने, बंगाल मुर्शिद कुली खान ने और हैदराबाद आसफ जहाँ ने। ये जो लोग हैं ये अभिजात वर्ग के लोग थे, उच्च सामंत थे, मुगल के अंडर में थे और इन्होंने इन तीन बड़े साम्राज्यों की स्थापना कर ली। ये ध्यान रखना है आपको। इनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा था, विश्वास था इन लोगों पर। आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खां दोनों 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था। आसफ खां और इसके अलावा बात करें आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खां को 7,000 सैनिक मतलब अभिजात वर्ग उनको मिला हुआ था। देखें तो सादत खान को भी काफ़ी मिला हुआ था, 6,000 के लमसम इसको भी अभिजात मिला हुआ था। इस प्रकार से तीन पुराने मुगल प्रांतों के रूप में ये नए चीज़ें निर्माण हुई, नए प्रांत बने और हम इनके विस्तार के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अवध में किस प्रकार कंडीशन थी, बंगाल और हैदराबाद। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।